जय हिंद साथियों। हिंदी महामैराथन के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज तीसरा दिन है और तीसरा चैप्टर है हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। इससे हम लोग 321 प्रश्न और सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। जो भी हमारे साथी टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके तुरंत ज्वाइन कर लें। और पूरे प्लेलिस्ट का यानी तीसरे वीडियो, जो आज तीसरा वीडियो है, इसके पहले अगर आप दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर आप लोग देखिए, क्योंकि उसमें हम हिंदी साहित्य के 805 प्रश्न और हिंदी जो है भाषा एवं बोलियों के 311 प्रश्न वहाँ से कंप्लीट करा दिए हैं। आज तीसरा वीडियो और तीसरा दिन, टोटल 25 चैप्टर 25 दिन में पूरी हिंदी समाप्त हो जाएगी। जैसे देखिए, इसमें 2 चैप्टर हो जा रहा है, एक हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। ऐसे ही संज्ञा में संज्ञा होगा ही होगा, लिंग वचन कारक, उसके 400 कुछ प्रश्न हैं, तो वो भी 4 चैप्टर लगभग एक ही में सम्मिलित हो जाएगा। हुए हैं तो लगभग 33-34 चैप्टर टोटल, लेकिन 25 दिन में सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आपको कहीं से भी कोई भी शिकायत नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ और कि यदि आप लोग एसआई के लिए, जैसे एसआई के लिए वर्तमान में जो आने वाली है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए, और जो कांस्टेबल है, रामबाण एकदम क्लास है, ये सब जितनी है, मतलब हिंदी महामैराथन की 25 वीडियो खाली देख लीजिए। हिंदी में 40 में 40 एसआई में, और 37 में 37 आपके जो है यूपीपी में, यानी कांस्टेबल में कोई रोक नहीं पाएगा। हम इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि कांस्टेबल में 37 क्वेश्चन हमारा सही है, और आर ओ में यही किताब है जिससे हम पढ़ के जो है पूरे के पूरे 60 में 60 प्रश्न किए हैं। तो ये हिंदी वर्णमाला का एक है तो दूसरा चैप्टर इस किताब में, लेकिन तीसरा पहला चैप्टर था वो हम हिंदी साहित्य कराए थे, जो इसमें लगभग 26 नंबर चैप्टर है। तो चैप्टर से मतलब नहीं है, जो हम लोगों का, जैसे देखिए, किसी भी चीज़ को जानने के बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हिंदी साहित्य कराना। हिंदी साहित्य कराना इसलिए सबसे पहले हम उसी चैप्टर को उठाएं। सबसे पहले जान लीजिए एक बात आप, कि आपको जिस चीज़ से डर लग रहा हो उसको करना चालू कर दीजिए। हिंदी साहित्य से हम भी बहुत डरते थे, लेकिन जब से डरना, मतलब जब से उसी पे काम करना चालू कर दिए, फिर सारा डर खत्म हो गया। जैसे मैथ, पहले बहुत मैथ से डर लग रहा था, तो अब 40 में 38, 37, 38, 39 मैथ आराम से हो जाता है। तो यही है कि आपको जिस चीज़ से डर लग रहा है उसको आप करना चालू कर दीजिए। चलिए, तो अब देरी न करते हुए यहीं से आज के इस 321 प्रश्न जो है यहाँ पे थोड़ा सा हम बस रखे हैं। ये फर्स्ट पेज है, इसलिए फर्स्ट पेज रखते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा चैप्टर आज चालू हो रहा है। और कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे विराम चिन्ह है, इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो परीक्षा उपयोगी है इससे संबंधित उसको लिए हैं। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न चालू हो जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप देख सकते हैं सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। टोटल आपको नीचे हम आंसर की भी इसका सम्मिलित किए हैं, उसको क्रॉप नहीं किए हैं। ठीक, एक किताब आप जान रहे हैं कि राजपाल सिंह की किताब है, यूनिवर्सल बुक है पब्लिकेशन। ये किताब आपको 230 से 250 के बीच में मिल जाएगी। आप एक किताब लिख सकते हैं। एक ये चौथे संस्करण का ये पीडीएफ है, आप 5वीं संस्करण मार्केट में आ गई है। कोई अंतर नहीं है, क्वेश्चन सब में समान है, बस कुछ क्वेश्चन जो है नए उसमें जोड़े गए हैं, और बाकी कोई उसमें कोई जो है परिवर्तन नहीं है। तो आइए चलते हैं जो है इसके, थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करते हैं वर्ण के भेद के बारे में, कि वर्ण जो होते हैं, वर्ण आखिर वर्ण के भेद कौन कौन से हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, आप जान रहे हैं, एक स्वर होता है और एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। ठीक, इसके बाद स्वर के देखेंगे तो 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक जो है आपके जो है स्वर के 3 भेद होते हैं। भेद आपके यहाँ पे हैं, जो 3 भेद हैं वो यहाँ पे हैं। और बाकी ये स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है स्वर की संख्या, और इसके भेद कितने? 3, और मात्राएं कितनी होती हैं? 10। तो इसमें जो संख्याएं हैं 11 कौन कौन से हैं? तो अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ उ औ। ठीक, ये हो गए 11 स्वर। और पूछता है अपभ्रंश में कितने स्वर हैं? तो 8 स्वर। भेद कौन कौन से हैं? तो हर्ष स्वर जिनकी संख्या 4 है, दीर्घ स्वर जिनकी संख्या 7 है, प्लुत जिनकी संख्या 1 है। ठीक, इसके बाद आपके जो है मात्राएं हो गई, 10 हो गई। नोट यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले इस पे कई प्रश्न आपके पेपर में बन चुके हैं। ई ई ई ई
एवं री स्त्रीलिंग है, बाकी सभी वर्ण क्या हैं आपके पुरुष लिंग हैं। तो आपको याद रखना है। यानी व्यंजन, व्यंजन की जो मूल संख्या है वो 33 है, कुल संख्या कितनी है तो 39, और जो है इनके भेद कितने हैं 3। हाँ, एक बात और बता दें कि कुल जो अब तक जो है पूछा जाए कि कुल वर्णों की संख्या कितनी थी तो 52 थी, लेकिन इस समय वर्तमान में अब 53 हो गई है। एक ए वाला जो है, एक ए जो है इसको बना नहीं पा रहे हैं, ल की तरह होता है, इस ये मानक वर्ण है, इसको भी अब की बार सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ये टोटल आपको जो है ये भेद पता चल गए हैं, कुल संख्या पता चल गई, और यह मूल संख्या है इनकी। स्पर्श व्यंजन देखिए, भेद में कौन कौन सा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है आपके 25, उसके बाद अंतस्थ की 4 और ऊष्म की जो है 4। ठीक, इसके बाद द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन आपको पता ही है। ठीक, कुल कितने होते हैं आपके 39। इसके बाद बात करेंगे सीधे वर्णमाला। देखिए कुल 52 वर्ण, वर्तमान में 13 वर्ण, 53 वर्ण। यहाँ पे देखिए स्वर, स्वर को देखिए ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ, ये थोड़ा सा बस इसलिए आपको डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि वर्णमाला में क्या क्या आपको होने वाला है इन सब की जानकारी आपको रहे। इसके बाद दीर्घ स्वर या संधि स्वर या गुरु स्वर, इसकी संख्या 7 है। अयूरी यानी अ इ उ री, ये ह्रस्व स्वर है, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये हैं 7 दीर्घ स्वर। इसमें दो, एक मूल दीर्घ, एक संयुक्त। इनको सजातीय कहते हैं, इनको विजातीय भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे सजातीय की संख्या यानी मूल दीर्घ स्वर कितने हैं, आ ई उ, यानी जो अपने समान समान से, जैसे अ प्लस में अ, तो ये हो गए क्या मूल। ई और ई मिल के बन रहे हैं तो ये क्या हो गए, ये भी मूल। और उ, छोटा ऊ है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल के बन रहे हैं तो बड़ा ऊ। यानी अगर दोनों समान स्वर हैं तो उनको, उनसे जो बनेगा दीर्घ स्वर, वो मूल मूल दीर्घ स्वर होगा। और इसको सजातीय स्वर भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सजातीय स्वर भी कहेंगे। मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर को विजातीय स्वर या मिश्रित स्वर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ा सा इधर। क्या है व्यंजन, व्यंजन को हल कहते हैं और स्वर को अच कहते हैं, याद रखिएगा। पुलुत की संख्या जो है 1 है, ये इस तरह से बनता है पुलुत। ठीक है, स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन इसको कहते हैं, और इसको ही उदित व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, य र लव। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, स। ठीक, इसके बाद सीधे अब जो है बात करेंगे हम लोग वर्णमाला पे भी थोड़ा सा जान लीजिए कि अल्प विराम किसको कहते हैं। तो अब केवल कामा है तो अल्प विराम, अगर एक कामा एक बिंदी है तो अर्ध विराम, दोनों बिंदी है तो उप विराम, पूर्ण विराम, खड़ी पाई, प्रश्नवाचक चिन्ह जान ही रहे हैं, विस्मयादि बोधक, और जो है ये क्या होता है तो आप देख सकते हैं एक खड़ी पाई, उसके नीचे बिंदी, डैश या निर्देशक चिन्ह इस तरह से होता है। यानी लंबा अगर है तो डैश, अगर छोटा है तो वो क्या है, वो योजक चिन्ह हो जाता है, अभी आएगा नीचे। ठीक, इसके बाद देखिए कोष्टक हो गया ये तीनों प्रकार के, यानी मझला, बड़ा और छोटा, बिचला। हंस पद या त्रुटि विराम या त्रुटि चिन्ह इस तरह से हो, जैसे कोई चीज़ वाक्य लिख रहे हैं बीच में छूट गया तो इस तरह से आप करके वहाँ पे लिख सकते हैं। विवरण चिन्ह इस प्रकार से, पाद चिन्ह जो ऊपर लगाया जाता है, लाघव संक्षेप सूचक चिन्ह या अंग्रेजी में लाघव इस तरह से रहता है और हिंदी में जीरो टाइप में। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कौन से होते हैं, यह होते हैं। और पुनरुक्ति का मतलब जैसे ये होता है कि मान लीजिए ऊपर आप राम लिखे हैं तो राम नीचे भी ना लिखना पड़े तो इसलिए ऐसे डबल कर देते हैं, यानी वही चीज़ नीचे भी है। उद्धरण चिन्ह देखिए, अवतरण, उद्धरण को ही अवतरण कहते हैं। 17 फरवरी को जब एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का तो उसमें यही चिन्ह पूछा गया था। ठीक, इसमें देखिए दो प्रकार के, एक इकहरा होता है, एक दोहरा होता है और एक इकहरा होता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह, एक इकहरा उद्धरण चिन्ह। योजक चिन्ह केवल इस तरह से होता है जिसको हाइफन बोलते हैं। लोप चिन्ह या लोप सूचक चिन्ह, जैसे कोई भी मान लीजिए पेज खत्म हो रहा है तो पेज के लास्ट में इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से, या फिर इस तरह से गुणा कर देते हैं, या फिर इस तरह से बिंदी बिंदी कर देते हैं। फिर उसके बाद विकल्प सूचक चिन्ह, ये होता है विकल्प वाला। ठीक, उसके बाद तुल्यता सूचक बराबर का चिन्ह होता है। टीका सूचक पद या तारक चिन्ह या फुट नोट इस तरह से होता है। समाप्ति सूचक चिन्ह इस तरह से होता है, यानी ऐसे बनाइए फिर जीरो फिर इस तरह से। दीर्घ उच्चारण, दीर्घ उच्चारण चिन्ह इस तरह से दीर्घ होता है। और पाद चिन्ह क्या होता है, भाग वाला चिन्ह। ठीक, तो ये हो गई। इसके बाद यहाँ पे आपको हम जो है एक थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जैसे व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर और जो है संयुक्त दीर्घ स्वर को विजातीय स्वर या मिश्रित स्वर कहते हैं। ठीक, भाषा शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में
कुल वर्णों की संख्या 52 है, लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो 53 है। ठीक, छ, त्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन हैं। य व को अर्धस्वर कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, हिंदी शब्दकोश में अंग और अंग अवर्ण के पहले आता है। अंग जो है अवर्ण के पहले आता है, याद रखिएगा। ई एवं री स्त्रीलिंग है, शेष सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। अंग, य, अण, न और म नासिक के वर्ण हैं, अतः इनका उच्चारण स्थान नासिक है। इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। ह काकल्य यानी स्वरयंत्री भी कहते हैं, काकल्य भी कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, अनुस्वार को अह कहते हैं अंग, और विसर्ग को अह। ये दोनों क्या है, अयोगवाह वर्ण है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उस शब्द को उसे शब्द कहते हैं। यानी वर्णों का आप ऐसे कह सकते हैं, वर्णमाला का या शब्दों का सबसे सार्थक समूह या वर्णों का सबसे सार्थक समूह क्या होता है, तो ये सबसे छोटा सार्थक समूह शब्द होता है, याद रखिएगा। आ उ ई मूल दीर्घ स्वर हैं। ए ऐ कंठ तालु से बोले जाते हैं, और इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य या कंठ तालु है। ठीक, ओ औ एक कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ से मिलके बनते हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ या दंत्योष्ठ। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, दो अलग अलग व्यंजन। ठीक, क जो है र देखिए वर्ष, लुंठित, सघोष और अल्पप्राण व्यंजन है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। जब एक ही ध्वनि द्वित हो जाए तो उसे युग्मक कहते हैं। जैसे दिक्कत, एक ही वर्ण दो अपने ही वर्ण पे जब चढ़ जाती है तो वहाँ पे युग्मक होते हैं। ठीक, आगे देखिए, हिंदी शब्दकोश में 6 वर्ण क के बाद आता है, क्योंकि 6 एक संयुक्त वर्ण है क और स का। ठीक है, इसी प्रकार त्र त के बाद, ज्ञ ज के बाद, स्र स के बाद। प्लुत स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। ये तो हो गया। इसके बाद सीधे हम लोग, ये विराम चिन्ह के बारे में है तो विराम चिन्ह आपको बता ही दिए हैं। यहाँ पे सीधे हम लोग अब प्रश्न पे चलते हैं। अब आप लोग बस लास्ट 1 घंटा खाली हमारे साथ बने रहिए। 1 घंटे में अब 12 मिनट तो ये हो गया, मान लीजिए कि 50 मिनट के अंदर जो है, यानी टोटल आपको 1 घंटे से जो है 1 घंटा 5 मिनट यानी 65 मिनट के अंदर लगभग सारा जो है प्रश्न समाप्त हो जाएगा। आप लोग बस हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहिए, कहीं आपको छोड़ के जाना नहीं है। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है, तो ऊ स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी ये तीनों स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पीसीएस 2019 में जो पेपर हुआ था वहाँ का एक प्रश्न है, उसमें पूछा गया था, क्या निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो जो देखिए, एक बार आपको बता दें, क, ख, क, ख कह रहे हैं, च, क, च, ट, त, प। ठीक, इनका देखिए केटीएम 2, केटीएम, या सीधे आप उसको उत्तर ही समझिए। आप देखिए, क का कंठ होता है, च का देखिए तालु होता है यानी के टी यम, और यम ट का मूर्धा होता है, और त का दंत होता है दंत। ठीक, और जो है प का ओष्ठ, यानी आप के टी एम से लिख सकते हैं के टी यम 2 डी ओ, यानी के से कंठ, टी से तालु, यम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। ठीक, यानी क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, और ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, और प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, तो ओष्ठ हो जाएगा, प फ ब भ म। ठीक, आगे देखिए, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका 6 हो जाएगा। लुंठित ध्वनि कौन है, र। लुंठित और प्रकंपित कहते हैं इसको। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण और अघोष। अल्प प्राण क्या होते हैं, ओष्ठ के आधार पर बोला जाए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी क से लेके आपके म तक, प फ ब भ म तक, यानी पांचों वर्ग के, यानी क च ट त प, इनके सभी वर्गों के। अल्प प्राण क्या होते हैं, जो देखिए क, ख, ग, घ और अंग, ये 5 वर्ण हैं। तो पहला इसको नाम दे दिए, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसी प्रकार च का सभी पांचों वर्ण, और उसके बाद ट का पांचों वर्ण, उसके बाद त का पांचों वर्ण और प का पांचों वर्ण। ये सभी पांचों वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं, दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। ठीक, इसके बाद अगर बात करें कि इसके बाद बात करें, देखिए किसका, कि अघोष वर्ण क्या होते हैं, तो पहला और दूसरा ये अघोष होते हैं, और दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होते हैं, घोष या सघोष। तो ये इतना आपको याद रखना है, यानी
पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। ठीक, पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा घोष या सघोष, इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको बताना है ओष्ठ भी हो यानी ओठ के आधार पे बोला गया हो तो ओष्ठ से कौन कौन सा बोला जाता है, प वर्ग, प फ ब भ। तो प वर्ग के केवल दो ही वर्ण हैं, एक पहला और एक डी। तो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन तो है ही। अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहले, तीसरे, पांचवे में से कौन सा है, प फ, ये तो दूसरा हो जाएगा, बस यही है, तो उत्तर आपका पहला वाला हो जाएगा। इस तरह से आपको डीप पहला एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो वहाँ पे केवल हम उत्तर बताते चलेंगे, आपको सोच के पूरा बताना, इसलिए एक पे ज़्यादा समय दिए हैं। एक ही ध्वनि का जब द्वित हो जाता है तो वहाँ युग्मक होता है, यानी क पे जब चढ़ जाए, न पे चढ़ जाए तो वो क्या होता है, युग्मक। यह किस प्रकार की ध्वनि है, तो यह जो है देखिए, यह पूछा जाता है, यह कहाँ से बोला जाता है, तो दांत और ओष्ठ। यह देखिए कहाँ से बोला जाता है, कंठ या ओठ से या तालव्य से या कंठ से या दंतोष्ठ से या कंठोष्ठ से। तो आप जान लीजिए कि यह जो होता है, यह को जब देखेंगे तो यह में जीभ आपके सीधे तालु पे ऊपर टच करेगी और कहीं नहीं, आगे नहीं बढ़ेगी न पीछे बढ़ेगी, सीधे तालु पे टच करेगी, तो यह जो है वो तालव्य से हो जाएगा, यानी तालु से बोला जाता है। आगे बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण की दृष्टि है वह देखिए जब टच करते हैं तो कहाँ कहाँ, एक तो ओष्ठ काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है, और जो है दांत का, जब जीभ देखिए एकदम मसूड़े के ऊपर टच हो रहा है कि नहीं, तो जब मसूड़े के ऊपर तो दंत में आता है, यानी दांत और ओष्ठ, इसको हो जाएगा दंतोष्ठ। ठीक, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। आगे देखिए बात करेंगे ए के उच्चारण स्थान में जो है कंठ और तालु, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। च वर्ग की ध्वनियाँ जो है ये तालव्य होती हैं। च वर्ग वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, तो ई री 3 होते हैं जो स्त्रीलिंग। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक, आगे देखिए द अ मिल के हलंत हट जाएगा, पूरा पूरा द हो जाएगा, और क से मिल के छ हो जाएगा, और तो दक्ष हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दक्ष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान ट वर्ग का चौथा वर्ण होता है। ठीक, आगे देखिए लीप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, अ ई उ री। ठीक, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश न स्वर में है और न ही व्यंजन में है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, इस तरह से देता है। तो ये अंग और अह। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, तो संबल जो है संपृक्त ध्वनियाँ हैं। कैसी ध्वनियाँ हैं, संपृक्त ध्वनियाँ। आगे देखें किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक का समय लगता है, तो पुलुत के। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, कह रहा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। स्वर ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है, यानी कंठ और तालु से होता है। हिंदी शब्दकोश में क के बाद छ आता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो शब्द होती है सबसे छोटी लघुत्तम इकाई। निम्न में दंत वर्ण यानी दांत से कौन सा बोला जाता है, देखिए ह तो आप ट तो आपका मूर्धा से, और ह आपका जो है ह कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। ठीक, उसके प कहाँ से, ओष्ठ से, और स कहाँ से, दंत से बोला जाता है। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन है, जो पंचमाक्षर होते हैं उन्हीं को अनुनासिक कहते हैं, म हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है, घोष क्या होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा कौन सा है, ग भी है तीसरा, ये तो होगा नहीं, च पहला है और क पहला है, तो ग इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ल और स का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो दंत है, कहाँ है, दंत है। इनमें से कौन सी देवनागरी ध्वनि नहीं है, तो ग्रीवा नहीं है, बाकी कंठ, दंतोष्ठ, मूर्धा ये सभी हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से है, तो झ का उच्चारण स्थान तालु, यानी च वर्ग के सभी तालु होते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उनको अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या केवल 2 है, अंग और अह। कौन कौन से, अंग और अह। स्वर यंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक घोष और एक अघोष। ठीक, घोष और अघोष में। आगे बात करेंगे, देखिए 32 नंबर। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, उसी वर्ग में, तो ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, आगे स्वरों का उच्चारण क्या होता है, तो बिना किसी की सहायता से होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर। निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, तो स्वर का वर्गीकरण द्वित जो है, देखिए कौन सा द्वित नहीं है,
कौन सा नहीं है? तो द्वित नहीं है। बाकी ह्रस्व, प्लुत, संयुक्त, संयुक्त को ही दीर्घ कहते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण नहीं है? तो सघोष। सघोष देखिए स्वर यंत्रियों के आधार पर ये बढ़ता है। ठीक है, देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना लगता है उसे गुरु स्वर कहते हैं या दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए 37 नंबर। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण के स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है, यानी उसका क्या नाम है? तो काकल्य उसको कहते हैं। इसका नाम है ह। ठीक, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। 6 वर्ण किन दो शब्दों से? तो क और मूर्धन्य स से मिलकर बनता है। ठीक, देखिए स में 3 स होते हैं। एक आपका इसको बड़ा सा आप बोलते हैं, एक के पेटफरवा सा बोलते हैं, एक छोटा सा बोलते हैं। तो आज के बाद इसको पेटफरवा बड़का और छोटका मत बोलिएगा। ए होता है तालु से बोला जाता है इसलिए तालव्य से, ये मूर्धा से बोला जाता है इसलिए मूर्धन्य से, ये दंत से बोला जाता है इसलिए दंत से कहते हैं। ये आज के बाद इसके बाद उच्चारण स्थान के नाम से इसको बोलिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि और अघोष और महाप्राण। यानी स्पर्श व्यंजन 25 में से स्पर्श तो सभी हैं, कंठ यानी कंठ में यानी क वर्ग के तो कंठ भी सभी हैं। अघोष का मतलब पहला और दूसरा कौन कौन सा है? एक ये है और एक ये है। अब महाप्राण का मतलब दूसरा और चौथा, तो दूसरा कौन सा है? ख। ठीक, इस तरह से आपको जब सारी चीज़ें पता होंगी तब आप सबको अलग कर पाएंगे। ठीक है, कंठ तालव्य, कंठ तालु से कौन से बोले जाते हैं? ए और अय। ठीक, आगे बात करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्या है? सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग, महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो ख, छ और ठ। ठीक, अब इसके बाद केवल हम आपको आंसर बताते हुए चलेंगे क्योंकि ऐसे बताएंगे तो लेट हो जाएगा। जब एक ध्वनि का द्वित हो जाता है, जब एक ध्वनि का क्या हो जाता है? द्वित हो जाता है, तो वहाँ पे युग्मक ध्वनियाँ आ जाती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? इसमें से दंत्योष्ठ ध्वनि यानी इसके कहने का मतलब ये है कि कौन सा है जो दांत और ओठ से बोला जाता है? तो ओ है। कौन सा है? सभी स्वर व्यंजन कौन से वर्ग में है? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? स्पर्श व्यंजन आपको बताना है। तो पहला ही आपके स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो यह आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा, उसके बाद ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, ये भी अंतस्थ आ जाएगा। तो ठीक है, बाकी अर्ध विपरीत स्वर कौन से होते हैं? तो विपरीत देख लीजिए, इसमें से अय जो होता है अर्ध विपरीत होता है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको निरनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कितने वर्ण होते हैं? तो 4 अंतस्थ 4 ऊष्म होते हैं, टोटल 8। र का विवरण देखा जाए तो वर्ष तो सबसे पहले र होता ही है, उसके बाद क्या है? लुंठित भी होता है, सघोष भी होता है, अल्प प्राण व्यंजन भी होता है। पहला इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो ह आपको काकल्य स्वर यंत्री। ठीक, यह का उच्चारण स्थान यह देखिए कहाँ से होता है? तो तालु से होता है। ठीक, आगे देखिए 53 नंबर निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण हैं? तो इसमें महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? स है, ये सभी महाप्राण व्यंजन होते हैं, यानी उसमें व्यंजन जो होते हैं वो महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। ठीक, आगे देखिए इसका उत्तर आप लोग बताइए, बहुत बता दिए हैं। स्पर्श बताना है और दंत, आप स्पर्श तो सभी हैं। ठीक, अब इसमें से दंत आपको बताना है, दंत कौन कौन से हैं? तो दंत आपको बताएं त वर्ग के जितने हैं सारे दंत के हैं। तो त थ द ध न, त थ द ध न, तो एक ही दिख रहा है, उसी को मार दीजिए। ठीक, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है निरनुनासिक, जो केवल मुंह से बोले जाते हैं, और मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं उनको अनुनासिक। निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन जो है तालु से च छ ज झ, इनको जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है? इसमें से कौन है जो कंठ और नासिक दोनों तो अंग? ठीक, यहाँ पे किसका जो है अंग नहीं, ई तो ई है, अंग यहाँ है, अंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखिए किसके उच्चारण में वर्ष की सहायता ली जाती है? तो किसके उच्चारण में ली जाती है? स के। त और द को उच्चारण स्थल के आधार पर, त और दो को त द को दंत कहते हैं। ठीक, आगे देखिए निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन आपका ल हो जाएगा। ठीक, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष का मतलब होता है कि पहला और दूसरा, तो ट है पहले पे ही, इसको मार दीजिए। निम्न में महाप्राण का मतलब दूसरा और चौथा, तो ट ठ क्या होता है? ट ठ ड ढ, तो ट ठ है तो इसी को मार के निकल लीजिए, आगे सोचने की जरूरत नहीं है।
मूर्धन्य मूर्धा से बोला गया हो, स्पर्श भी हो, सघोष भी हो, नासिक के भी हो, अल्प प्राण भी हो, यानी इसमें से आपको बताना है। तो देखिए अण जो होता है यह नासिक के से भी होता है, और पांचवा वर्ण है, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण भी होता है, और तीसरा चौथा पांचवा है सघोष भी। स्पर्श तो है ही, मूर्धा से बोला जाता है, ट वर्ग का है। ठीक, आगे देखिए निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है, तो अनुनासिक वर्ण ड हो जाएगा। निम्न में मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, तो मूर्धा से बोली जाती है, ढ हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 66 नंबर, उच्चारण स्थान के आधार पर दंत इसमें से कौन सा है, तो प फ ब भ म। ठीक, ये सभी ल हो जाएगा, आपका दंत हो जाएगा ल। आगे देखिए निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, इसमें से दीर्घ स्वर बताना है। तो देखिए ये सभी आपके ह्रस्व स्वर हैं, दीर्घ स्वर आपका आ हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए बात करेंगे 68 नंबर प्रश्न पे, क्या है, ह का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो ह का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो य र लव हैं, र नहीं है। ठीक, इसमें र नहीं है, बाकी र तो है ही अंतस्थ। कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं, अल्प प्राण बताना है। कौन से व्यंजन के सभी वर्ण जो है अल्प प्राण है, तो क च त, यानी पहला तीसरा और पांचवा आप जान रहे हैं कि अल्प प्राण होते हैं। होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृतमुखी है, क्या है, कौन सा इसमें से अवृतमुखी है, तो इसमें ई जो है यह अवृतमुखी होता है। ठीक, आगे देखिए जिह्वा के आधार पर, यानी जीभ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप जान रहे हैं 3 भागों में, एक अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो हिंदी में आप जान रहे हैं ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक, मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो मात्रा के आधार पर अगर स्वर के भेद देखेंगे तो 3 होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत। ठीक, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो इसको एक से अधिक जो है तो इसको अक्षर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या नहीं, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, अक्षर नहीं कहते हैं, व्यंजन। व्यंजन जैसे क होता है, तो क में देखिए 2 वर्ण छिपे हुए हैं, एक तो क हलंत है और एक प्लस में क्या है हम हमेशा सब में छिपा होता है। इसलिए देखिए यहाँ पे वर्णों के मेल से ही बनता है, कम से कम एक से अधिक, एक से कम नहीं रहेगा, अगर एक से कम रहेगा तो व्यंजन नहीं स्वर होगा। ठीक, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ई च छ ज झ इय, इनको क्या कहते हैं, ये सभी तालु से बोले जाते हैं, तालव्य हैं। ठीक, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, तो इसमें दीर्घ स्वर आपका अय हो जाएगा, दीर्घ स्वर। ठीक, कौन सा हो जाएगा, अय आपका दीर्घ स्वर। नहीं, ये तो ये जो है यह दीर्घ स्वर, ये विजातीय दीर्घ स्वर हो जाएगा, ये दोनों। दीर्घ स्वर का मतलब ये पूछ रहा है कि सजातीय दीर्घ स्वर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट भी लिखा गया है, यहाँ ए और अय को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ए अय संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आ जाते हैं, समझ गए ना, ये संयुक्त हो जाते हैं, यानी ये 2 असमान स्वरों से मिल के बने होते हैं। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन य र ल व हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, क्या है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं, तो अल्प प्राण आपका ग हो जाएगा। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष वर्ण का मतलब ये है कि तीसरा चौथा और पांचवा हो, तीसरा आपका ज हो जाएगा। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, तो ओठ से बोला जाए तो ऊ हो जाएगा, जो ओष्ठ से बोला जाता है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये सभी स्वर के भेद हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हों, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे 85 नंबर प्रश्न पे, प फ ब भ म ये सभी जो है ओष्ठ से बोले जाते हैं। 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। निम्न में से अघोष वर्ण कौन कौन, अघोष का मतलब पहला और दूसरा, अघोष का मतलब प फ, देखिए प है, पहला ही है, इसको मार दीजिए। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा, यानी कंठ से कौन सा बोला जाता है, तो आपका देखिए कंठ से बोला जाता है। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, इसमें दीर्घ स्वर बताना है, तो दीर्घ स्वर अब देख लीजिए, ये सभी संयुक्त स्वर हैं लेकिन यह दीर्घ स्वर में अब आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, तो महाप्राण दूसरा चौथा आपका भ महाप्राण हो जाएगा। ठीक, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो अंतस्थ आपका य र ल व में यह हो जाएगा। सघोष वर्ण कौन से हैं, तो सघोष वर्ण की अगर बात करें तो ब हो जाएगा। सघोष का मतलब तीसरा चौथा पांचवा। उष्म व्यंजन कौन से हैं इसमें से, तो ह हो जाएगा, स स स ह उष्म व्यंजन हो जाएगा। 94 नंबर पे बात करें क्वेश्चन, देखिए निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालु से है, तो स्वर ई जो है कंठ सॉरी
ए जो है ए होता है, एक कंठ तालु होता है, ए केवल तालु होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है, नाक से हवा निकलती है तो उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या? नाक से हवा निकलती है, मुंह बोलते हैं मुंह से, तो अनुनासिक होते हैं। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो ल अंतस्थ में आ जाएगा। अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार की अगर बात करें तो यह पंचम वर्ण का कार्य करता है। किसका? पंचम वर्ण का। निम्नलिखित में से पार्श्विक, पार्श्विक ल को कहते हैं। ठीक, निम्न में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो इसमें च जो है यह तालु से होता है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो इसमें से भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। यानी पश्च होता है, मध्य होता है, अग्र होता है, लेकिन विपरीत नहीं आता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? इसमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है पूछ रहा है? तो ऊ दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों का कौन सा समूह है? तो य र ल व वाला है। ठीक, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स स स ह है। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो 52 हैं, आप जान रहे हैं। मध्य स्वर इसमें से बताना है कौन सा मध्य स्वर है? तो ए जो है अ, ये केवल अ होता है जो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, अगला है निम्न में कंठ वर्ण, कंठ वर्ण इसमें से बताना है आपको कौन से हैं जो कंठ वर्ण में आते हैं। तो अ, ह, ए और विसर्ग, ये क्या है? ये सभी चारों वर्ण क्या हैं? कंठ में आते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी आपका ज हो जाएगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अय का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ तालु होता है। स का उच्चारण स्थान केवल तालु होता है। आगे बात करेंगे, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण का मतलब क्या होता है? महाप्राण का मतलब ये है कि दूसरा और चौथा। दूसरा में कौन है? दूसरा और चौथा, तो ए भी है महाप्राण, ए भी है महाप्राण, ए भी है, लेकिन ज तीसरे नंबर पे आता है। महाप्राण नहीं, अल्प प्राण है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ जो है यह पश्च समृद्ध स्वर है। कैसा समृद्ध? पश्च समृद्ध। अघोष वर्ण कौन से हैं? तो अघोष वर्ण की बात करें तो स अघोष वर्ण हो जाता है। वह कहाँ से बोला जाता है? यानी वह का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो दंतोष्ठ है, यानी दांत और ओष्ठ से मिलकर बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद आता है। ठीक, आगे देखेंगे, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है इसमें से? तो ग ऊष्म व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ जो है ज और ईय से बनता है, ज और ईय से बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। वह व्यंजन है, वह कैसा व्यंजन है? तो यह अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व। आगे 119 नंबर प्रश्न पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इसमें से कौन सा बताना है जो स्वर नहीं? तो त्र, ये संयुक्त व्यंजन है, स्वर नहीं है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसमें से संयुक्त व्यंजन बताना है कौन सा नहीं है। तो फ आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। किसी वर्ण का उच्चारण स्थान तालु इसमें से कौन से है? तो जो छ है इसका तालु होता है, एक कंठ तालु होता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी आपके झ हो जाएगा। कौन सा? झ हो जाएगा। निम्न में से ट वर्ग में नहीं आता है कौन सा? तो जो है ध ट वर्ग में नहीं आता है। इनमें से महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो ग घ आपका महाप्राण में आ जाएगा। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? इसमें से संयुक्त स्वर की अगर बात करें तो ए ऐ ओ औ, ये सभी संयुक्त स्वर हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो आ का दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, च छ ज झ ञ, ये सभी जो है तालु से बोले जाते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, बोले जाएं, उन्हें जो है व्यंजन कहते हैं। ठीक, आगे 132 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो वृष्टि में री का मात्रा का प्रयोग हुआ है। व्यंजनों को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो हलंत का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, भाषा की मूल इकाई क्या है? तो भाषा की जो मूल इकाई होती है वो होती है आपकी ध्वनि होती है। ठीक, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वर्ण कहलाती है। स का उच्चारण स्थान तालु होता है, हम आपको पहले ही बता दिए थे। ठीक, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। आगे देखिए,
निम्न में कौन सा अघोष है, अघोष का मतलब पहला और दूसरा, तो आपका जो है ग हो जाएगा। कौन से शब्द में र नहीं है, इसमें से कौन सा बताना है जिसमें र नहीं है, तो देखिए इसमें इसमें नहीं है, इसमें इसमें री है, र नहीं है, इसमें क्या है, ए री है इसमें, ठीक है, तो ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर यह, ठीक। आगे देख लीजिए 141 नंबर की अगर बात करें, निम्न में तालव्य ध्वनि, इसमें तालु से कौन सी बोली जाती है, तो स आपके तालु से बोले जाते हैं। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह क्या कहलाता है, तो वह संयुक्त अक्षर कहलाता है, संयुक्त अक्षर कहलाता है, ठीक। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है, तो इसमें कौन सा व्यंजन है जो नासिका द्वारा उच्चारित होता है, तो वो है अण। कौन सा, अण। संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, संयुक्त व्यंजन य नहीं है, कौन सा नहीं है, य नहीं है, ठीक है। बाकी आपके त्र, छ और ग है, बाकी य नहीं है। अब आगे बात करेंगे 145 नंबर पे, जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें दंत कहते हैं। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो स स स है, ऊष्म व्यंजन होते हैं स स स। स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु होता है, अंग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, क्या होता है, सॉरी नासिका, यहाँ पे कंठ से मतलब नहीं है, कर क वर्ग का है तो कंठ से तो होबे करेगा, लेकिन यहाँ इसके पूछने का तात्पर्य कुछ दूसरा है, ठीक है, तो इसका नासक के उत्तर हो जाएगा। ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन के हैं, तो ट वर्ग जो है मूर्धा के हैं, अर्ध स्वर इसमें से य और व अर्ध स्वर कहलाते हैं। घ का उच्चारण स्थान, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो घ का उच्चारण स्थान आपका कंठ है। छह वर्ण जो है क और स से मिलके बना होता है, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स के अंतर्गत आते हैं। यह किस में, तो अंतस्थ व्यंजन में, सॉरी ऊष्म व्यंजन में आते हैं। किस में आते हैं, ऊष्म व्यंजन में। अंतस्थ में तो य र लव आते हैं, कौन से आते हैं, अंतस्थ में य र लव। निम्न में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, अघोष भी होना चाहिए, अल्प प्राण यानी पहला ही होना चाहिए, बस ये जान लीजिए, तो पहला इसमें से क और त हो जाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें असत्य कथन की पहचान करना है, कौन सा असत्य है, तो सभी विसर्ग देखिए ये क्या होते हैं, ये सघोष होते हैं, ठीक है, बाकी सभी असत्य हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन कौन से हैं, कि जो नासिक के व्यंजन हैं, तो र जो होता है नासिक के न, सॉरी कौन सा है, न। आगे 157 नंबर फ क्या है, फ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो आप जान रहे हैं कि प वर्ग के सभी जो है वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ प फ ब भ। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो ज्ञ। ज्ञ क्या है, संयुक्त व्यंजन। ज्ञ संयुक्त व्यंजन है कि नहीं है, पहले ही बताइए। है, ज प्लस य से मिलकर बनता है ज्ञ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो 11 है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है, तो नाक और मुख से होता है, और निननुनासिक वो केवल नाक से होता है। कंठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है, तो क है। दंत भी होना चाहिए, वर्त भी होना चाहिए, अल्प प्राण, अघोष वर्ण ये सभी होने चाहिए। इस सबके उदाहरण कौन से हैं, तो त जो होता है ये सबका उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए च ताल होता है, ठीक, दंत से बोला नहीं जाता है, ठ मूर्धा और ट भी मूर्धा। तो आपको जैसे देखिए, अब मान लीजिए वर्ड्स आपको नहीं पता है, कन्फ्यूज़न में है, तो वर्ड्स में केवल 7 से 8 वर्ण होते हैं, और मान लीजिए वर्ड्स नहीं पता है, दंत पता है, अल्प पता है और अघोष पता है, इसी 3 से आप क्लियर कर लेंगे, ठीक। ये तो खैर जो है केवल दंत से ही क्लियर हो गया है। आगे देखिए 62-63 नंबर, इसमें अघोष और महाप्राण बताना है, अघोष और महाप्राण ख है, ठीक। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो य र लव हैं, ठीक। उत्तर की तरफ केवल बात करते हुए चलेंगे, क्योंकि 38 मिनट हो गया, 165 क्वेश्चन, लगभग 22 मिनट में सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, यानी 1 घंटा से 1 घंटा 5 मिनट, बस इससे अधिकतम नहीं, क्योंकि 12 मिनट में आपको शुरुआत में आप जान रहे हैं कि पहले हम वो जो है कुछ डिस्क्रिप्टिव भी आपको बताए हैं। तो किस समूह में सभी दीर्घ स्वर हैं, सभी दीर्घ स्वर की बात करें तो ई, इसमें सभी, ऑप्शन नंबर ए में सभी दीर्घ स्वर हैं। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो मूर्धा देखिए ए वाला मूर्धा है, सभी मूर्धा से संबंधित हैं। 167 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान दंत नहीं मूर्धा होता है, यर अलव अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक। आगे देखिए 169 नंबर,
कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग को। इनमें से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनियाँ हैं? स स स ह में हैं। ठीक। आगे देखिए, इनमें से कौन सी ध्वनियाँ संयुक्त स्वर हैं? तो संयुक्त स्वर की अगर बात करें तो ए और औ, आय और औ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है? तो स्र जो है संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक। किस किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं? तो ट वर्ग, ये जो है ये सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किसमें महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ? तो जोगन में। जोगन में देखिए, ज ग न, जो क्या है आप जान रहे हैं कंठ से, ग क्या है ये भी कंठ से, न क्या है तो न दंत से, त थ द ध न। ठीक। आगे 175 नंबर देखिए, कौन निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तो क जो है तालव्य नहीं है। छ वर्ग का छ जो है किसके योग से? क और स से बनता है। जैसे देखिए, छ तो क और स से हो गया, स्र किससे बनता है? बड़ा स और र से। इसमें क्या होता है? बड़ा स मतलब तालव्य स और र से बनता है, पहला हलंत होता है। ठीक। उसके बाद ज्ञ किससे बनता है? ज प्लस इ से मिल के बनता है। और क्या कौन सा बचा है? छ त्र ज्ञ स्र, छ से हो गया, छ त्र त्र, त्र किससे बनता है? त और र से। ठीक, याद रखिएगा। आगे देखिए, छ से क्षत्रिय ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु होता है। इनमें से ब ध्वनि कौन सी है? ब, प फ ब भ, तो कौन सा है? ओष्ठ हो जाएगा। साधारणतः साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो पूर्ण विराम का। किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? पूर्ण विराम का। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है? तो छ से क्षत्रिय। ठीक। 181, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। 182 नंबर पे देखिए, क्या है? ओष्ठ अल्प प्राण घोष। ओष्ठ अल्प प्राण घोष कौन सा है? ब है। स का जो है कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन है। ट वर्ग में जो है मूर्धा से बोला जाता है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो ट ए क्या होता है? मूर्धा होता है। ओष्ठ दीर्घ स्वर, ओष्ठ से बोला जाता है और वह दीर्घ स्वर है, तो ऐसा कौन सा है? वो है ऊ है। ठीक है। इनमें से तालव्य व्यंजन कौन से हैं? च छ ज झ तालव्य व्यंजन है। ठीक। आगे यूपीएसआई की परीक्षा में ये सब सारे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक। इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है? तो जिसके नीचे ये बिंदी होती है, चाहे ड हो और चाहे ढ हो, अगर इसके नीचे बिंदी है तो इससे कोई भी शब्द आरंभ नहीं हो सकते हैं। दंत वर्ष महाप्राण घोष घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ध है, ध से धनुष वाला। ग ज छ च ट, इनमें से तालव्य महाप्राण और वर्ण कितने हैं आपको ये बताना है। तो देखिए, तालव्य इसमें से पहला और तीसरा और पांचवा होना चाहिए। तो पहला तो तीसरा है, ज भी तीसरा है, च छ ज, और च छ छ ये तो है नहीं, ये कट जाएगा। उसके बाद च ये भी है और ट ये भी है। ठीक। इसके बाद महाप्राण, महाप्राण का मतलब दूसरा और चौथा, तो दूसरा तो इसमें कोई है ही नहीं, तो यानी घोष भी नहीं, घोष तो है लेकिन दूसरा महाप्राण नहीं कोई है, तो इसमें जीरो हो जाएगा। मूर्धन्य हम केवल उत्तर बताते हुए चलेंगे, आप खोजते हुए चलिएगा। ठीक। बाकी आप तालव्य क्या होता है जान लीजिए, जाने हैं, और महाप्राण घोष है, सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मूर्धन्य हरस्व स्वर, मूर्धा भी होना चाहिए। हरस्व स्वर कौन सा होना चाहिए? तो री है। ठीक। अयुरी। इसमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म जान रहे हैं, स स स ह होता है। इनमें से कौन जो है इनमें से किन वर्णों का व्यंजन जो किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? यानी पूछा जा रहा है व्यंजन किसको कहा जाता है? तो जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनमें से कौन से जो है व्यंजन अंतस्थ होते हैं? तो य र ल व कहाँ है? य र ल व यहाँ पे है। ठीक। इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो त का उच्चारण स्थान दंत है। 197 नंबर पे चलते हैं, क्या है? देखिए, जो ध्वनियाँ न स्वर हैं और न व्यंजन हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक। स का उच्चारण स्थान तालु होता है। ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का जो है उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ये है आपका ब हो जाएगा। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ग है। ठीक। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा ए। ठीक, ए हो जाएगा ए। इनमें से च वर्ग के उच्चारण स्थान कहाँ है? तो तालु हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग किया गया है? तो व्री में, वृष्टि। ठीक।
इनमें से समृद्ध स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो समृद्ध स्वर इसमें से कौन सा है? तो आप जान लीजिए, इसमें ई जो होता है ये समृद्ध स्वर होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो ठ हो जाएगा। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण उदाहरण कौन सा है? तो ए हो जाएगा आपका छ से क्षत्रिय वाला, क्षत्रिय वाला ने छाता वाला। ठीक, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इसमें से ह हो जाएगा। ठीक, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष का मतलब पहला और दूसरा होना चाहिए, तो च हो जाएगा आपका। ठीक, हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या की बात करें तो 31 होता है। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ड हो। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ए हो जाएगा आपका, भ हो जाएगा। ठीक, आगे इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म है? तो स ह वाले उष्म व्यंजन है। ठीक, आगे 213 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, बस एक 13 13 7 20 1 21 यानी 108 प्रश्न और बचे हुए हैं। बस 15 से 16 मिनट मान के चलिए। 1 घंटा होते होते 1 घंटा 5 मिनट के अंदर कहे हैं ना शुरू में ही, तो उतना ही लगेगा, उससे अधिक नहीं लगेगा। ठीक, तो 46 कह रहे हैं। 13 नंबर 200 देखिए, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका ट। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ये है छ। और घ ख या घ ख ग ड ठ त इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं? तो इसमें से देखिए, अघोष व्यंजन का मतलब है कि पहला और दूसरा इसमें से कौन कौन से हैं? तो पहला है और दूसरा इसमें कौन सा है? ट ठ ट ठ ठ दो, बस यही दो ही है। और बाकी ये तो तीसरा हो जाएगा, ये भी तीसरा, ये चौथा हो जाएगा। केवल दो, ऑप्शन सी। आगे देखिए 16 नंबर, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो घ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? तो ये ख हो जाएगा। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ये अंग हो जाएगा, अंग। ठीक, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। ज्ञ वर्ण जो है ज प्लस इ से मिलकर बना होता है। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो गुरु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु स्वर। आगे देखिए, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ये झ हो जाएगा। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं हो सकता है? तो स्वर के बिना कोई भी व्यंजन नहीं बोला जा सकता है। प्रश्न के आधार पर ल को पार्श्विक कहते हैं। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? तो अमानक वर्णों का अगर विकल्प देखा जाए तो ये है भ वाला। ठीक, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मूलतः वर्णों की संख्या 52 है, वर्तमान में 53 है। ठीक, वर्तमान में कितनी है? 53 में। मूलतः पूछेगा तो आपके कितने? 52। आगे देखिए 229 नंबर प्रश्न पे क्या है, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? तो म आपका पंचमाक्षर हो जाएगा। निम्न में से किस व्यंजन का उदाहरण तालु से है? तालु से होता है, बड़ा हो गया क्या, ज़्यादा थोड़ा सा छोटा करते हैं तब आएगा। ठीक, तो निम्न में से कौन सा व्यंजन तालु से होता है? तो यानी च छ ज तालु हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन उष्म है? तो स है वाला उष्म हो जाएगा। ठीक, 32 नंबर, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? तो ए हो जाएगा आपका नाक और मुंह से। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ए हो जाएगा आपका ट वाला। किसका उच्चारण स्थान दंत से है? तो यहाँ पे न का उच्चारण स्थान न दंत हो जाएगा। इनमें से री क्या है? तो री आप जान रहे हैं कि री क्या है? ये स्वर होता है, री। ठीक, सी क्या है? री स्वर हो गए। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ होता है। ठीक, अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्ध विराम ए आपका हो जाएगा, ऊपर बिंदी और नीचे कामा, अर्ध विराम हो जाता है। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? इसमें सही वाक्य बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, यही सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। आगे हंस पद विराम का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग होता है लिखने में, अक्षर जहाँ छूटने के संकेत देने के लिए वहाँ पे प्रयोग होता है। आगे देखिए, लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि में इसका प्रयोग होता है। ठीक, कौन से? योजक चिन्ह का। दो विपरीत शब्दों के बीच में हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 42 नंबर देखिए, सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य में
किस चीज़ का जो है किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसमें विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखिए, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो यह प्रयोग करते हैं आपके इकहारा उद्धरण चिन्ह। किसी शब्द या जो है किसी शब्द या अक्षर पे जब वाक्य पे देना रहेगा तो दोहरा उद्धरण चिन्ह। निम्न प्रश्नवाचक कौन सा होता है चिन्ह, तो यह होता है। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य जो लगा है वो योजक चिन्ह होता है। उनसे उसने मुझसे कहा, यह जो इस चिन्ह पे ध्यान रखिएगा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इस चिन्ह का ऑप्शन सी वाले चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे कहा गया है कि वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। ठीक है, यहाँ पे कमी या त्रुटि बताना है, हम थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो गए। तो इसमें देखिए, यहाँ पे उसने मुझसे कहा, तो कहा तो यहाँ पे बीच में कामा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कामा का प्रयोग किया, कामा का जो है कमी है। हमको लगा कि इस चिन्ह के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह, यानी यह जो चिन्ह है, इस चिन्ह को पहचानना है कौन सा चिन्ह है ये। इसमें पूछ रहा है कि मतलब यह है कि कौन सा चिन्ह इसमें लगा हुआ है। मुझे बाहर जाना है, यह कौन सा चिन्ह है, तो पूर्ण विराम आप जान रहे हैं। किसी पद, यहाँ पे लग गया, देखिए, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए के नीचे एक रेखा खींची जाती है, उस रेखा को क्या कहते हैं, अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। कि क्या कहते हैं, अधोरेखा। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो वहाँ पे कौन सा चिन्ह होता है, तो वहाँ पे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का। ठीक है, जब किसी भी द्विरुक्ति हो, यानी दोहराया जाए कोई भी चिन्ह, जैसे हम लिख दें कि रात रात, जैसे हम लिख दिए रात और रात, रात रात जब लिख देते हैं तो यहाँ पे बीच में नहीं देखते हैं योजक चिन्ह, इसी को योजक चिन्ह बोलते हैं। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह, इसमें से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, तो यह जो है निर्देशक चिन्ह है। अल्प विराम कौन सा है, तो कामा को ही अल्प विराम कहते हैं। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम कौन सा है, तो ऑप्शन सी जो है पूर्ण विराम का। 54 नंबर पे देखेंगे, देखिए 54 नंबर क्या है कि यह ट्रिपल एक्स जो है, यह रेखांकित जो है चिन्ह किसको बता रहे हैं, यह किस चिन्ह का प्रतीक है, तो यह लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग है। मतलब जो है सूचक चिन्ह का यह प्रतीक है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। इनमें से विराम चिन्ह का प्रयोग जो है प्रकार नहीं है। इसमें कौन सा है जो विराम चिन्ह का प्रकार, उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो यह लिखने में अक्षर छूटने के संकेत देने के लिए लोप चिन्ह का, हंस पद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह जो है किस विराम चिन्ह का यानी प्रदर्शित कर रहा है, तो कोष्टक का। यह किसका प्रयोग कर रहा है, तो यह तुल्यता सूचक का चिन्ह का यह प्रदर्शित कर रहा है। महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने में किन विराम चिन्ह का प्रयोग के, महत्वपूर्ण कथन है तो कथन के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यदि महत्वपूर्ण कथन है तब। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार का चिन्ह, अनुस्वार का चिन्ह कैसे हो, कब लगता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये स्वर के ऊपर एक बिंदी लगता है। शीला कहिए क्या हाल है, वाक्य में विराम चिन्ह कौन सा है, इसमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इसमें निर्देशक चिन्ह, इसमें कौन सा चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किया गया है। ठीक, शीला के बाद यहाँ पे छोटा दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा, शीला कहिए क्या हाल है, जैसे नहीं कहते हैं शीला जी बताइए क्या हाल है। ठीक, वाक्य को समाप्त करने के लिए जो है जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं पूर्ण विराम। क्या कहते हैं, जैसे कोई वाक्य पूरा हो गया लगा दिए, उसको कहते हैं पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे 265 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 65 नंबर क्या कह रहा है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो बस वही पूर्ण विराम का। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है, मोहन को बाजार क्यों जाना था, यहाँ पे जो है इनको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना था। ठीक, आगे देखिए कह रहा है, पीसीएस पेपर का है वो क्वेश्चन,
ठीक है, यह जेल वार्डन का है। इनमें से पूछ रहा है कि विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता, तो पूर्ण विराम आप जान रहे हैं सही, अल्प विराम भी सही है, योजक चिन्ह गलत है। योजक चिन्ह इस तरह से छोटा सा रहता है, उद्धरण चिन्ह तो जान ही रहे हैं, उद्धरण को ही इकारा उद्धरण या दोहरा उद्धरण बस वही है। विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ देखिए, पिता ने पुत्र से कहा, ठीक, यहाँ पे जो निर्देशक लग गया, देर हो रही है कामा लग गया, कब आओगे, ठीक, तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिचकी आ रही पता नहीं क्यों। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक का समय लगे वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य की जगह विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? यानी हंस पद को और क्या कहते हैं? तो त्रुटि विराम भी कहते हैं। मोहन आज घूमने जाएगा, मोहन आज घूमने जाएगा, इसमें कौन सा जो है चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसमें अर्धविराम कौन सा है? तो एक कामा और एक बिंदी को अर्धविराम कहते हैं। 75 नंबर देखिए, 200 क्या है? किस वाक्य में विराम चिन्ह चिन्ह संबंधी विसंगति है यानी गलती है? इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पे इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए था, छायावाद के कवि थे, यह यहाँ पे त्रुटि है। ठीक, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? इसमें से कौन सा विकल्प बताना है जो उद्धरण चिन्ह का है? तो पहले में ही उद्धरण चिन्ह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 का ये पेपर का है, ये पीजीटी का है, हिंदी परीक्षा 2021 में हुआ था। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, यानी आपने क्या कहा कि मैंने नहीं सुना, यह जो है एक अल्प विराम का प्रयोग इसमें जो है और एक पूर्ण विराम का अपेक्षित है। इसमें एक आपने क्या कहा, यहाँ पे जो है अल्प विराम लग गया, फिर मैंने नहीं सुना वहाँ पे पूर्ण विराम। ठीक है, वाह तुम आ गए, यहाँ पे वाह के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में वाक्य में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह में विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह यानी पहला जो है ये है, इसी को पूछ रहा है, क्या है? ये है अल्प विराम। ठीक है, श्रीमती कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। निम्नलिखित में से अर्धविराम किसे कहते हैं? तो एक कामा एक बिंदी अर्धविराम कहते हैं। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? तो अर्धविराम का प्रयोग ऑप्शन नंबर सी, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, यानी आलस्य जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसे दूर रहो, इससे दूर रहो। ठीक, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, 84 नंबर देखिए, उप विराम का प्रयोग इनमें से किस चिन्ह में किया गया? उप का मतलब होता है डबल डॉट, तो ये ऑप्शन नंबर बी में किया गया है। आगे देखेंगे 285 नंबर प्रश्न पे 15 इधर और 21 उधर, यानी टोटल 36 प्रश्न और बाकी है, 2 मिनट का काम है। ठीक, आनंद देखिए, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। आनंद घर आया, यहाँ पे क्या लगना चाहिए? अल्प विराम। थोड़ी देर रुका और चला गया, तो यहाँ पे अल्प विराम की कमी है। कौन सा यानी उचित विराम चिन्ह कौन सा यहाँ पे लगना चाहिए? तो यहाँ पे अल्प विराम। हर्ष, दुख, घृणा तुरंत विस्मयादि बोधक मार के निकल लीजिए। ठीक, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का। समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो अल्प विराम, जहाँ समान अधिकरण हो। अरे अरे ज्यों करे तुरंत विस्मयादि मार दीजिए। इसमें विस्मयादि कौन सा है? तो एक्सक्लेमेशन वाला यही है, विस्मयादि। ठीक, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है देखिए ऑप्शन नंबर डी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह इसमें से कौन सा है? तो निर्देशक वाला, निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग इसमें है। आगे है आपका, निम्न में विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? तो विवरण है, लाघव है, निर्देशक है, लेकिन उपदेशक नहीं है। इसमें योजक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, यहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग जो है करना चाहिए था? तो यहाँ पे आप जान लीजिए अल्प विराम, यहाँ पे जहाँ रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, उसके बाद कामा, फिर उसके बाद विस्मयादि बोधक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 200 कितना नंबर 97 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम? तो ये अल्प विराम का है। निम्नलिखित में समानता सूचक का मतलब तुल्यता सूचक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बराबर वाला। आह आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, तो इसमें विस्मयादि यानी आश्चर्य हैं, आप मजा ले रहे हैं। यानी दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को
क्या कहा जाता है? तो दो शब्दों के बीच में प्रयोग किया जाता है जो है योजक चिन्ह। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो पूर्ण विराम होता है। ठीक, आगे देखिए, इस चिन्ह को कहते हैं अर्धविराम। क्या कहते हैं? अर्धविराम, एक कामा एक डाट। घृणा, आश्चर्य यदि हर्ष का भाव हो तो वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना पड़े, पूर्ण विराम की तुलना में क्या हो, कम रुकना पड़े, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका जो है अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। और अर्धविराम से कम हो तो अल्पविराम। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है? ऑप्शन नंबर जो है सी में हुआ है, MABED। ठीक, आगे देखिए, इनमें से अल्प विराम कौन सा है? तो कामा वाला है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे कोष्टक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कोष्टक का प्रयोग करते हैं। अगर 14 प्रश्न और है लास्ट बचा हुआ, आगे चलते हैं लास्ट पेज पे। 1 मिनट का और खेल बचा। 1 घंटे में बोले थे समाप्त हो जाएगा, 1 घंटा 1 मिनट के अंदर ही टोटल लगभग समाप्त होने के कगार पे आ गया है। हम आपसे बोले थे क्या कि 1 घंटा 5 मिनट अधिकतम बोले थे। 1 घंटा 5 मिनट में 321, क्योंकि हम अपनी स्पीड जान रहे हैं। हम 1 घंटे में 300 प्रश्न आराम से करा देते हैं। ठीक है, कल देखिए 311 प्रश्न मात्र 50 मिनट में हो गए थे, भाषा और लिपि के। ठीक, चलिए, तो ये 308 नंबर क्या है? किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो कोष्टक का प्रयोग। अर्धविराम कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह प्रचलित है, इसमें से वह कौन सा चिन्ह है? तो वह फुल स्टॉप है, और फुल स्टॉप इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है, जान लीजिए। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो अल्प विराम का वाक्य के अंत में नहीं किया जाता है, कहीं भी नहीं किया जाता, वाक्य के शुरू में नहीं, ये वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, 12 नंबर देखिए, इनमें से वर्ण व्यंजन नहीं है, इसमें से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन सी ए स्वर है। निम्नलिखित में से प वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, सॉरी ओष्ठ है। कौन सा है? ओष्ठ है। आगे देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण के बारे में कौन सा तथ्य सही है? इसमें सही तथ्य आप जान लीजिए कि कौन सा है। सही तथ्य ऊपर है इसके, देखिए, सही तथ्य ये है कि पुरुष अथवा वचन के विकार के कारण आने वाले अनुस्वार का उच्चारण अनुस्वार की ही तरह किया जाता है। ठीक है, ये सही है। आगे देखिए, 315 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें देखिए, राम राम उसने यह क्या कर दिया, यह क्या कर दिया, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था। ठीक है, आना जाना में आना जाना के बीच में कौन सा चिन्ह लगना चाहिए? तो यहाँ पे योजक चिन्ह लगना चाहिए बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपविराम कौन सा है? तो उपविराम डबल डॉट को उपविराम कहते हैं। कोष्ठक दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण यानी कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ये अ हो जाएगा। इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है, यानी दंत से त थ द ध, यानी त वाले सभी दंत से होते हैं। लास्ट प्रश्न है, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? तो विवरण चिन्ह आपका यह है, विवरण चिन्ह। ठीक है, देखिए 1 घंटा 2 मिनट में आपका पूरा टोटल 321 प्रश्न समाप्त कर दिए हैं। आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और इसको यदि यहाँ तक आए हैं तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आप अब जान लीजिए कि यूपीएसआई की टारगेट यदि किए हैं तो आपके अंदर वो क्षमता है कि आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़ सकते हैं, अगर लगातार 1 घंटा वीडियो देख सकते हैं। हिंदी का 300 प्रश्न अगर आप कर सकते हैं 1 घंटा में, तो आपके अंदर वो ललक है, आप 40 में 40 हिंदी करने की क्षमता भी रखते हैं। बस हमारे साथ आप 25 दिन खाली आप रहिए। 25 दिन में आपको न हिंदी में मतलब हिंदी का महारथी बना दें तो आप कहिएगा। बस ये जान लीजिए, हम हिंदी के महारथी बस इसी बुक को पढ़ के हुए हैं, आपको भी महारथी बना के छोड़ेंगे। बस 25 दिन आप हमारा साथ दीजिए। चलिए, मिलते हैं फिर अगले दिन शब्द और रचना के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।